हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 6 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, ओल्ड डिस्टिंक्शन ऑफ आर्य एंड शूद्र appears from the post Vedic period. Second, caste system developed on rigid lines after Brahmanism again gained supremacy during Mauryan period. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पे आर्य एंड शूद्र कम्युनिटी जो है उसका एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज द आर्यंस वर नोन एज द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न, राइट। और शूद्र जो है उसे पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? एक जाति, मतलब वंस बॉर्न, राइट। तो ये डिस्टिंक्शन जो है वो पोस्ट वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज आप सभी को पता है कि वैदिक पीरियड के अंदर ब्राह्मण सोसाइटी जो है, ब्राह्मण कम्युनिटी, वो उनकी सुप्रीमसी थी। फिर अगेन यहां पे क्या लिखा है? अगेन गेन्ड सुप्रीमसी। तो वो फिर से सुप्रीमसी कब एस्टैब्लिश हुई? नॉट इन द मौर्यन पीरियड, इट वॉज द पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर अगेन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी गेन द सुप्रीमसी, एस्पेशली ड्यूरिंग द शुंग डायनेस्टी अंडर द रीन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो ये शुंग डायनेस्टी जो थी उसके समय के दौरान ब्राह्मण जो है उन्होंने फिर से सुप्रीमेसी गेन की, और उस टाइम पे फिर से इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है इट डेवलप्ड ऑन अ रिजिड लाइंस, especially after this was written, that is मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर ये जो शूद्र कम्युनिटी है उसके खिलाफ काफी सारी बातें लिखी गई है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है ड्यू टू दिस पीरियड। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा A1 ओनली। अभी कास्ट का एक एंगल देखा जा रहा है, ये जो यूपी के अंदर गैंगरेप हुआ था उसके अंदर। Question number 2, which of the following statement is or are correct about GST compensation? First, it is calculated based on the report prepared by respective state governments on revenue shortfall. Second, central government levies special surcharge to collect GST compensation fund. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, अगर हम जीएसटी कॉम्पेंसेशन की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेवेन्यू दैट इज रिसीव्ड राइट नाउ एंड कलेक्टेड रेवेन्यू, मतलब कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से पहले जो रेवेन्यू मिलता था, बेस्ड ऑन 14% ग्रोथ रेट। अगर जो पहले रेवेन्यू मिलता था उसमें 14% ग्रोथ रेट होता तो क्या रेवेन्यू होता, एंड अभी कितना रेवेन्यू मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे ये जीएसटी कंपेंसेशन जो है वो कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक रिपोर्ट बनाती है कि उनको कितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल मिला है, तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सरचार्ज लेवी नहीं करती, इट लेवीज अ स्पेसिफिक सेस, दैट इज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस टू कलेक्ट दी कॉम्पेंसेशन फंड। तो ये सरचार्ज और सेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये कॉम्पेंसेशन को लेके डिसीजन लेना था। कॉम्पेंसेशन का एस्टिमेशन आया कि जो 97,000 करोड़ का एस्टिमेशन था कि इतनी अमाउंट स्टेट को पे करनी बाकी है, दैट इज ड्यू अमाउंट ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन, तो वो अभी इंक्रीज होके हो गई है 1,10,000 करोड़। तो
ये जो सेस थी उसकी लिमिट थी 2020, जो अभी हमने देखा जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंक्रीज किया है, एक्सटेंड किया है अप टू 2022, राइट। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये कंपेंसेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी। अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये डायरेक्शन नहीं दी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को अर्लियर काउंसिल की मीटिंग में ये कहा गया था कि दे कैन बोरो फंड फ्रॉम 2 ऑप्शंस, तो अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई। अब एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कंपोनेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट्स कलेक्शन डायरेक्टली गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकेंड, it can be used for any purposes, and third, its revenue is shared between state government। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ये थर्ड स्टेटमेंट में बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों के बीच में ये रेवेन्यू बांटा जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, टैक्स, सरचार्ज, सेस एंड नन ऑफ द अबोव। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, इट इज टैक्स। तो चलिए तीनों कंसेप्ट जो है उसको यहां पे कंपेयर करते हैं, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कलेक्शन डायरेक्टली गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो टैक्स के केस में ये डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, सरचार्ज जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, सेस जो है वो इनिशियली कंसोलिडेटेड फंड में जाता है बट लेटर ऑन इट इज ट्रांसफर्ड टू अ स्पेशल रिजर्व फंड। जिस पर्पस के लिए ये सेस कलेक्ट किया जाता है उसी फंड के अंदर ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर की जाती है, राइट। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यूज्ड फॉर एनी पर्पस। तो टैक्स जो है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सरचार्ज भी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सेस जो है वो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेवी किया जाता है उसी पर्पस में यूज होना चाहिए। तो यहां पे आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड, इट्स रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टैक्स के अंदर आप सभी को पता है कि रेवेन्यू जो है वो शेयर किया जाता है, सरचार्ज में ये रेवेन्यू जो है वो शेयर नहीं होता और सेस में भी नहीं होता, राइट। तो यहां से ये भी ऑप्शन हट जाएगा और तीनों के अंदर कौन सा ऑप्शन फुलफिल होता है, टैक्स। सो आवर आंसर इज ए, टैक्स इनकम। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को चलते ये डिबेट चल रही है और रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो सेस के बारे में रिपोर्ट पब्लिश किया था वहां से भी ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द केवी कामत कमिटी was recently seen in news. It is related to dash. Option A, impact assessment of farm loan waiver. Second, data localization. Third, national education policy 2020. And fourth, loan restructuring. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, लोन रीस्ट्रक्चरिंग। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये केवी कामत कमेटी बनाई थी। केवी कामत, ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अब कोविड-19 की वजह से जितनी भी लोन्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी है, तो ऐसी लोन को इनिशियली रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये पर्टिकुलर कमिटी जो है वो बनाई गई थी। सो इट डील्स विद द लोन रीस्ट्रक्चरिंग। आंसर इज डी। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा है कि एक्सप्लेन योर एक्शंस ऑन कामत पैनल रिपोर्ट। कमिटी ने अपना काम कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम किया कि नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द डिसीज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched one of the largest program in the world to treat this disease. Third, the Nobel Prize for Medicine in 2020 is given for identifying one of the viruses of this disease. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, टीबी, कैंसर, हिपेटाइटिस एंड कोविड-19। सो करेक्ट आंसर इज सी, हिपेटाइटिस, राइट। हिपेटाइटिस का सिंपल मीनिंग ये होता है, इट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर नेशनल वायरल हिपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, एंड इट वाज
वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड टू ट्रीट हिपेटाइटिस। तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो काफी न्यूज में था। और हिपेटाइटिस के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसेंटली ये हुई है कि मेडिसिन के अंदर 2020 का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है जिन्होंने हिपेटाइटिस बी एंड सी के अंदर जो वायरस होता है उसको आइडेंटिफाई किया है। तो आज ही के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, वायरस रिसर्चर्स गेट नोबेल फॉर मेडिसिन, दे आइडेंटिफाई दी हिपेटाइटिस सी वायरस। हिपेटाइटिस जो है उसके नॉर्मली 5 टाइप होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो उसमें से जो बी एंड सी है जिनको फैटल माना जाता है, तो इसके वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 लोग जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following factors are responsible for the Delhi air pollution? First, agricultural factors, second, seasonal factors and third, local factors। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन के लिए। एग्रीकल्चर फैक्टर के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं स्टबल बर्निंग का। सीजनल फैक्टर जो है इट इज रिलेटेड इनडायरेक्टली ड्यू टू विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर आप सभी को पता है कि नो मूवमेंट ऑफ विंड्स आर देयर ओवर दिल्ली। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है एंड पार्टिकुलेट मैटर्स जो है इट विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर रीजन, राइट, इट विल होल्ड ओवर द एरिया ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो इस वजह से क्या होगा, विंटर के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सीजनल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड लोकल फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल व्हीक्यूलर एमिशन है, देन इंडस्ट्रियल एमिशन है। तो ये सब चीजें जो है वो लोकल फैक्टर्स में भी रिस्पॉन्सिबल है। सो आवर आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एंटी पॉल्यूशन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर काफी सारी गाइडलाइंस जो है उन्होंने जाहिर की है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रांस फैट्स? फर्स्ट, it is produced only in artificial hydrogenated food products. Second, its consumption increases the risk of development of heart diseases. And third, India is yet to take step to limit its consumption. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। ट्रांस फैट जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन बी नेचुरल and they can be artificial। सॉरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा ड्यू टू दिस वर्ड ओनली, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओनली वर्ड जो है वो नहीं आएगा, आर्टिफिशियल भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है, राइट। तो आर्टिफिशियल का प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो नेचुरल सोर्सेज में से भी ट्रांस फैट जो है वो डिटेक्ट होते हैं। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, ज्यादा ट्रांस फैट को अगर कंज्यूम करेंगे देन इट कैन लीड टू रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया ने काफी सारे स्टेप लिए हैं। रिसेंटली ही ये सब चीजें जो है वो न्यूज में थी। फॉर एग्जांपल जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा 2022 का टारगेट है टू एलिमिनेट ट्रांस फैट्स फ्रॉम द फूड। तो उन्होंने ये लिमिटेशन दी है कि टोटल जो फूड इंटेक है उसमें 2% से ज्यादा ट्रांस फैट नहीं होनी चाहिए। तो एंड अलॉन्ग विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज आल्सो लॉन्च्ड ट्रांस फैट फ्री लोगो फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया ने काफी सारे स्टेप लिए हैं, इस वजह से थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। अवर आंसर वुड बी 2 ओनली, लेकिन यहां पे गलत आंसर दिया गया है। राजस्थान के अंदर ये सर्वे किया गया कि 61% रूरल कंज्यूमर्स अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हैजार्ड्स। मतलब रूरल कंज्यूमर्स जो है उनको पता ही नहीं है कि ट्रांस फैट की वजह से हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म? काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, डिफरेंट टीयर्स गवर्न सेम सिटीजन्स। Second, constitutionally specified jurisdiction. And third,
ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है दे आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, डिफरेंट टीयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें सो देर आर 3 टीयर्स, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब तीनों लेवल जो है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, दैट इज इंडियन सिटीजन्स, बिकॉज इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज यहां पे 7th शेड्यूल की बात की जा रही। 7th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दिए गए हैं उसके अंदर दोनों स्फीयर जो है सेंटर एंड स्टेट, दोनों के पावर्स जो है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड है। एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंडियन फेडरलिज्म के बारे में ये भी कहा जाता है, इट स्ट्राइव्स टू अचीव नेशनल यूनिटी, along with that it also aims to achieve and to maintain the diversified characteristic of each and every state, right। तो ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव जो है उसे अचीव करता है। तीनों ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्ट है। ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो है उसका सोर्स 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। तो आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है, फार्म एक्ट्स जो रिसेंटली बनाए गए हैं, 3 फार्म एक्ट, उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट मे वीकन फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is or are correct about education in India? First, male literacy has improved higher than female literacy between 2001 to 2011. Second, as per UNESCO's report 2015, India is still lagging behind the world literacy rate. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट दिया गया है। अगर हम ये टाइम पीरियड की बात करें सो मेल लिटरेसी जो है उसके अंदर 6% इंप्रूवमेंट हुई है और फीमेल लिटरेसी के अंदर ऑलमोस्ट 12% इंप्रूवमेंट हुई है। तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता अगर फीमेल लिटरेसी यहां पे दिया गया होता, फीमेल लिटरेसी इंप्रूव्ड हायर देन दी मेल लिटरेसी। तो इस वजह से ये ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, यूनेस्को के 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड लिटरेसी रेट जो है इट स्टैंड्स एट 86.3%। सो इंडिया जो है वो अभी इससे काफी पीछे है। तो अवर आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा इन 2047 आफ्टर कंप्लीटिंग 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्स्टिट्यूशनली द इंट्रा स्टेट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ डैश। ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली। कैसे ये आंसर आया हम न्यूज़पेपर आर्टिकल में ही देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल हमने देखा और ये भी ये जो फार्म एक्ट है उसके अंदर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है उसके ऊपर आर्टिकल है। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये आंसर जो है वो मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद दैट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट it is also a matter of state subject, production, supply and distribution of goods and refers to the market and fairs, it is also a matter of state subject। अगर ये तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल दैट इज इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। तो ये पूरी ऑटोनॉमी किसके पास हुई, स्टेट के पास हुई। यहां पे ये लास्ट लाइन में लिखा गया है, in intrastate marketing agriculture it was always considered a legislative prerogative of states, right। तो हमारा आंसर यहां से आया।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।